हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, इसके कैबिनेट ने यह कह दिया कि हम इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। तो अब इन्होंने ये सोचा कि हम पास करके भारत सरकार को कहें कि आप इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। भारत सरकार करेगी नहीं तो हम कहेंगे देखिए साहब, हम तो देना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं 32 का खतियान, भारत की सरकार नहीं कर रही है। मगर अब ये भारत सरकार के बस की भी बात नहीं है। ये बात पता नहीं इन्होंने समझा है कि नहीं समझा। एक डेट दिया है कि 1973 के इस तारीख के पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल हो गए हैं उनके साथ तो हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे साहब। मगर 1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जाएगा उसकी हम न्यायिक समीक्षा करेंगे। तो जब उसकी न्यायिक समीक्षा होगी तो फिर ये भारत सरकार के अधिकार में नहीं रह जाएगा। इसलिए जो बातें उठ रही हैं खतियान के माध्यम से स्थानीयता तय करने की, ये जब तक झारखंड भारत देश का एक राज्य है तब तक तो ये संभव नहीं है। अलग देश बन जाए तो ठीक है, अपना देश अपना कर सकता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। राज्य में 1932 को लेकर आपने देखा है कैबिनेट ने प्रस्ताव पेश कर दिया और उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। एक तरफ सेलिब्रेशन चल रहा है, एक तरफ तर्क वितर्क भी। आज हमारे साथ पूर्वी के विधायक सरयू राय जी हैं। उन्होंने भी कई जो है तकनीकी बातों को लेकर एक तरह से सरकार को सुझाव भी दिया है और बताया भी है। आखिर हम पूछते हैं कि 1932 से आखिर फ़ायदा क्या है और क्यों झारखंड के लिए ज़रूरी इतना हो गया सर। सबसे पहले धन्यवाद सर। 1932 क्यों ज़रूरी इतना है और क्या झारखंड में इसे लगने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? देखिए, ये विषय स्थानीयता का है। हर राज्य की अपनी स्थानीय नीति होती है। हर राज्य नौकरियों में अपने राज्य के नागरिकों को नियोजित करने के लिए नीति बनाता है। उसी तरह की एक नीति अभी विधानसभा में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, कैबिनेट में उन्होंने पास किया है, विधानसभा में लाने की बात है इनकी। अब इन्होंने यही कह दिया है कि 1932 का खतियान जिसके पास होगा वही यहाँ का स्थानीय माना जाएगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत पुराना नारा है। एक तरह से इससे उनकी भावना जुड़ी हुई है और जहाँ भावना जुड़ जाती है वहाँ कोई तर्क वितर्क काम नहीं करता है। परंतु जब हम सरकार के बाहर हैं हम भावनात्मक बातें कर सकते हैं। सरकार में हैं तो संविधान नियम कानून से चलना पड़ेगा। कोई सरकार से बाहर जाने का मन बना लिया है तो भावनात्मक बात करके सरकार से बाहर जा सकता है। हम सभी यहाँ, मैं विधायक हूँ, विद्युत बाबू सांसद हैं, हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, हम सभी संविधान के प्रावधान के अनुसार हैं। संविधान इजाज़त देता है और तब हम लोग इन पदों पर हैं, कायम हैं। वैसे ही संविधान कहता है कि स्थानीयता कैसे तय होगी साहब। मेरा ही कहना है कि जिस तरह से हम सभी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री संविधान के प्रावधान के हिसाब से हैं, उसे इतर जाकर कोई कहे कि नहीं साहब हम विधानसभा विधायक हो गए, उसको तो माना नहीं जाएगा। हम मंत्री हो गए, माना नहीं जाएगा। तो इसीलिए संविधान का जो प्रावधान है वह इसके बारे में भी कुछ कहता है। अब जो नई बात हुई इस बार कैबिनेट ने पास किया, उन्होंने ये सोचा होगा कि बाबूलाल मरांडी जी की सरकार ने एक फ़ैसला दिया, नीतिगत निर्णय किया, 1932 के खतियान को आधार माना, हाईकोर्ट में खारिज हो गया। अब एक संविधान के भीतर अनुसूची 9 होती है, तो 9वीं अनुसूची में मुझे लगता है कि करीब 284 कानून शामिल किए गए हैं। 99.9% कानून उसमें टेनेंसी लॉ के हैं। तो अब इन्होंने कहा, उसमें क्या है कि जब कोई भी कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी उस पर विचार नहीं करेगा। एक नई बात आई इसमें। हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, इसके कैबिनेट ने यह कह दिया कि हम इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे और इसके लिए हम भारत सरकार के पास ले जाएंगे उसको कानून बनाकर। तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि गेंद अपने पाले से लेके भारत सरकार के पाले में डाल दें कि भाई भारत सरकार नहीं कर रही है, हम तो चाहते हैं, 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रही है। फिर तो सर राजनीति हो गई ना, फिर उसमें आम लोगों कहाँ से? अब इसमें भी एक बात आती है, ये राजनीति हो जाती। अब विधानसभा में सीटों को बढ़ाने की संख्या, विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके भेजा है।
कुर्मी समुदाय को आदिवासी में शामिल किया जाए, इसके बाद विधानसभा ने प्रस्ताव भेजा है भारत सरकार में। ये दो कहाँ हैं, किस स्थिति में है, किसी को पता नहीं है। तो अब इन्होंने ये सोचा कि हम पास करके भारत सरकार को कहें कि आप इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। भारत सरकार करेगी नहीं तो हम कहेंगे देखिए साहब, हम तो देना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं 32 का खतियान, भारत की सरकार नहीं कर रही है। मगर अब ये भारत सरकार के बस की भी बात नहीं है। ये बात पता नहीं इन्होंने समझा है कि नहीं समझा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की जो बेंच है, जिसको संविधान पीठ कहा जाता है, संविधान पीठ ने अनुसूची 9 के बारे में भी लंबी बहस की है, लंबा तर्क वितर्क किया है, बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। उस जजमेंट का लबो-लुबाब यही है, एक डेट दिया है कि 1973 के इस तारीख के पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल हो गए हैं उनके साथ तो हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे साहब, मगर 1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जाएगा उसकी हम न्यायिक समीक्षा करेंगे। तो जब उसकी न्यायिक समीक्षा होगी तो फिर ये भारत सरकार के अधिकार में नहीं रह जाएगा। तब 9वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला बिना न्यायिक समीक्षा के नहीं हो पाएगा। तो जब बड़े बड़े कानूनी सलाहकार हैं सरकार के, मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर सलाह लेते हैं, उसमें से किसी ने भी इस बात को उनको बताया कि नहीं बताया। आपने कैबिनेट से पास कर दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, 9वीं अनुसूची में जो शामिल होगा उसकी न्यायिक समीक्षा होगी, कोई जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों को पावर है न्यायिक समीक्षा करने का। तो फिर तो मामला वही लौट के आ जाएगा कि बाबूलाल मरांडी जी ने खतियान के आधार पर जो निर्णय लिया था कि हम 32 के खतियान या कोई खतियान के आधार पर हम स्थानीयता देंगे, उसकी न्यायिक समीक्षा हुई, हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच ने किया, खारिज कर दिया। तो कायदे से मेरा ही कहना है कि अब इस निर्णय को तो चुनौती देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आप अनुसूची 9 में शामिल करने जाएंगे इस मामले को लेकर तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आएगा, भारत सरकार तो किनारे हो जाएगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सामने आएगा इसमें। इसलिए रणनीति, जो राजनीतिक रणनीति है, ये भी कामयाब नहीं होगी। अब ज़रूरत यही है कि बाबूलाल मरांडी जैसे नेता हैं, आदिवासी समाज के और नेता हैं, इस बात को समझें और जनता को समझाएं। मेरे जैसा आदमी जाएगा समझाने तो कहेंगे ये बाहरी हैं, और हो भी रहा। और मैं बाहरी नहीं हूँ, या जो उनकी परिभाषा है बाहरी की वो मैं नहीं हूँ, मैं इससे इनकार भी नहीं करता हूँ। मैं कहाँ दावा ठोक रहा हूँ कि साहब हमको आप स्थानीयता दीजिए और हमारे घर परिवार वालों को नियोजन दे दीजिए, हम तो नहीं कहते हैं। मगर संविधान ने इजाज़त दिया है तभी हम विधायक बने यहाँ से। संविधान का प्रावधान रहेगा तो मैं चुनाव तो लड़ सकता हूँ, विधायक का, सांसद का, किसी का भी। मगर ये बाहरी कोई कहे और हमको इसलिए कहे कि हम साहब इससे विचलित हो जाएंगे, हम इसे शर्मिंदा हो जाएंगे, हम इसे चुप हो जाएंगे, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो रघुवर दास जी ने जो बनाया 1985 उसको भी लागू करी तो मैं उसमें नहीं आता हूँ, क्योंकि 1985 से नहीं हूँ, मैं 91-92 से झारखंड में सक्रिय हूँ। तो आज भी जो स्थानीय नीति श्रीमान रघुवर दास जी ने बनाया है, मैं तो उसके अनुसार भी स्थानीय नहीं हूँ। हेमंत सोरेन जी 1932 करेंगे, उसके हिसाब से मैं स्थानीय नहीं हूँ। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि आपकी परिभाषा के अनुसार नहीं हूँ, आगे कोई परिभाषा बने, वो परिभाषा शामिल करे, एक अलग बात है। तो अस्थानीयता की अब जो भी परिभाषा बनेगी बिना न्यायिक समीक्षा के नहीं बनेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के नहीं बनेगी। फिर यहाँ जो नियुक्तियाँ हैं वो कई वर्षों तक रुकेंगी और कोई भी सरकार, राज्य की हो या केंद्र को, संविधान के खिलाफ कानून बनाकर लोगों को न्याय नहीं दे सकती है। इसलिए मामला इसमें यही है। सर, दूसरा सवाल ये है कि जो तमाम प्रतिनिधियों को आपने समझाया, ये बात तो मुख्यमंत्री भी समझते हैं, तभी उन्होंने विधानसभा के अंदर ये सारी चीज़ें रखी थी और वो बयान भी है आज चल रहा है। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर जल्दीबाजी में ये सारी चीज़ें लेकर आना पड़ा? इसके पीछे कहीं ना कहीं आप देखिए, विधानसभा में जब चल रहा था बहस बजट पर, जब आंदोलन चल रहा था, नहीं, विधानसभा में पिछले सत्र में मार्च में जब बहस चल रही थी, तो मुझे जब बोलने का मौका आया तो मैं अंतिम वक्ता था, निर्दलीय को लोग सबसे अंत में बोलने देते हैं, तो मैंने मुख्यमंत्री को इंगित करके कहा था कि आप 1932 का खतियान लागू कर दीजिए। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं 1932 का खतियान लागू हो जाए तो लागू हो ना हो मुझसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लागू हो जाए तब भी मुझ पर अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं लागू हो तब भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने भाषण में
उनको कहा कि 1932 के खतियान की इतनी चर्चा हो रही है, आप उसको लागू कर दीजिए, मामला ख़त्म हो जाएगा। और लागू हो सकता है कि नहीं भी बता दीजिए। उसके बाद मुख्यमंत्री का भाषण था और उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नहीं लागू हो सकती है, नीति नहीं लागू हो सकती है। लोग वीडियो उसका है, विधानसभा का ऑडियो है, सब चल रहा है। तो आपने मार्च में कहा कि साहब नहीं लागू हो सकता। उन्होंने कानूनी मजबूरियाँ भी बताई थी कि मतलब हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को भावनाओं के साथ खेले, तो उसमें लोगों के भावनाओं के साथ आज फिर उन्होंने कर दिया। तो उसके बीच में अंतर यही आया है ना कि एक तो सदस्यता पर तलवार लटक गई है। अब इसमें भी मुझे बड़ी विचित्र महसूस होता है। भाई मैंने कहा आप मुख्यमंत्री हैं, आपको अपार समर्थन है, आपकी सरकार गिरेगी नहीं, गिराने का प्रयास करेगा तभी नहीं गिरेगी। तो जब तक राज्यपाल निर्णय नहीं देते हैं तब तक आराम से आप अपनी सरकार चलाइए। मैंने तो राज्यपाल से भी समय मांगा था इस पर बात करने के लिए, उन्होंने समय नहीं दिया मुझे एक हफ्ता पहले। मैं यही कहता हूँ उनसे कि जितना जल्दी हो हेमंत सोरेन जी की सदस्यता के बारे में जो अनुशंसा है चुनाव आयोग की, आप उस पर अपना जो भी निर्णय देना हो निर्णय दे दीजिए। ये सही नहीं है। इस मामले में मैं हेमंत सोरेन जी के साथ हूँ कि राज्यपाल को जितना जल्दी हो अपना निर्णय इस पर दे देना चाहिए। मगर अब यही एक कारण आ रहा है, इनको लगता है कि हम लोगों को भी सूत्रों से जो सूचना है कि हेमंत जी की सदस्यता खत्म हो जाएगी। हालांकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को ये शिकायत किया, उस दिन के बाद मैं प्रत्येक दिन कहते रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उसके आधार पर यह शिकायत पर्याप्त नहीं है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता समाप्त हो जाए। मैंने तो कहा है, आज भी कहता हूँ। मगर अगर चुनाव आयोग ने कुछ दूसरी व्याख्या की और कर ही देगा तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बारे में तो मैं उनके साथ खड़ा था, कई बार बोला भी था। तो अब यही हुआ है। अब उनको लगता है कि सदस्यता चली जाएगी। भाई सदस्यता चली जाए। आप नौजवान हैं, आपको बहुत मौका है, आप एक लंबी लकीर खींच सकते हैं साहब। इस तरह का नैरेटिव सेट करना, इसको नैरेटिव सेट करना ही कहा जाता है, जो नियम कानून के संगत नहीं है। लंबी पारी खेलनी है तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार आप सरकार चलाइए और आप हमेशा ही मुख्यमंत्री रह सकते हैं। या तो इस राज्य की जो जिस तरह की बनावट है उसमें हेमंत सोरेन जी या तो मुख्यमंत्री रहेंगे और नहीं तो प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे। ये दो पद तो हमेशा ही, दोनों संवैधानिक पद हैं, दोनों हमेशा उनके लिए सुरक्षित हैं। तो इसमें जनता का काम करना चाहिए, अपने समर्थकों का काम करना चाहिए। जो काम हो नहीं सकता है वह करने का हम प्रयास करेंगे तो इतिहास में तो दर्ज होगा ही। आज नहीं कल जनता को भी ये पता चल ही जाएगा कि नहीं हो सकता है। अब कोई कहे कि हम सड़क बनवा देंगे रांची से जमशेदपुर का सोने की, हम कह सकते हैं जमशेदपुर गलियां सोने की बनवा देंगे साहब, और हो सकता है क्या? ये नहीं होगा। तो ये काठ की हांडी जैसा होगी जो एक बार चढ़ती है दोबारा चढ़ती नहीं। सर इससे अगला सवाल ये है कि जो लोग खतियानी नहीं है, जो शहरों में रह रहे, खासकर जमशेदपुर धनबाद जैसे शहरों में, उनको लेकर जो एक आप पीछे भी देख चुके हैं बारी बीती की जिस तरह की भावनाएं होती हैं, आखिर उनके साथ क्या होगा? लोग ये जानना चाहते हैं, इसलिए उनके पक्ष में कोई तो बोलना नहीं चाह रहा है। इसलिए जैसे ही बोलेंगे, इसलिए कि 32 जो है इतना संवेदनशील मामला हो गया कि जो पार्टियां हैं उससे बचना चाहती हैं, बोलना नहीं चाहती हैं। लेकिन जो वोटर हैं वो तो पूछेंगे ये सवाल, इसलिए कि शहरों में तो वही वोटर हैं जिनके पास 32 जैसे कोई खतियान नहीं है। नहीं देखिए, केवल शहरों में ही नहीं, मधु कोड़ा और श्रीमती गीता कोड़ा दोनों ने कहा है। कोल्हान में नहीं है साहब, पूरे पलामू में नहीं है, जहाँ 1964 में सर्वे हुआ वहाँ नहीं है, और जहाँ 1932 में सर्वे हुआ वहाँ भी जिसके पास ज़मीन नहीं थी उस समय उसका खतियान नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो सोचने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए जिस तरह से मैं मुख्यमंत्री को कहता हूँ उसी तरह से ऐसे लोग जिनके पास 32 का खतियान नहीं है उनसे भी मैं कहता हूँ कि आप एक ऐतिहासिक परिस्थिति में इस राज्य में आए। 2000 तक ये हिस्सा बिहार में था, आप बिहार के नागरिक थे, बिहार के स्थानीय थे। अब ये भूभाग बंट गया तो ये बंटवारा तो 2000 के 15 नवंबर से ही होना चाहिए। उस समय जो यहाँ रह रहा है
वह यहाँ का नागरिक है। रघुवर दास जी ने इसको 15 साल पीछे कर दिया, 1985 कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि 85 नहीं 2000 से जो रहा है वहाँ का स्थानीय होना चाहिए। मगर ऐसी सरकार बनती है जो उनकी यह मांग नहीं पूरा कर सकती है, तब तो उनको संविधान नियम के हिसाब से न्यायपालिका पर ही भरोसा करना पड़ेगा। जो सरकार नियम बनाएगी वो नियम संविधान सम्मत है, तो हमको, आपको, इनको, उनको इससे नुकसान हो, फ़ायदा हो, आपको तो मानना पड़ेगा। संविधान हर व्यक्ति को देश के किसी कोने में रहने की इजाज़त देता है, और सुप्रीम कोर्ट का, संविधान पीठ का यह भी जजमेंट है कि जो डोमिसाइल है, स्थानीयता है, वो देश की होती है, किसी राज्य की नहीं होती है, पूरा देश की होती है। तो आप देश में कहीं रह सकते हैं, कहीं नौकरी कर सकते हैं, कहीं व्यापार कर सकते हैं, मगर कोई सरकार केवल वर्ग 3 और वर्ग 4 की नौकरियों के लिए ही राज्य की सरकार को अलग से नियम बनाने का प्रावधान है। प्राइवेट नौकरियों के लिए भी अगर हो रहा है, आप देखिए प्राइवेट की नौकरियों के लिए वो स्थानीयता नहीं काम में आएगी, उस तरह की नहीं चलेगी। वर्ग 3-4 की नौकरियों के लिए सरकार में है, और वर्ग 3-4 की जो नौकरियां हैं उसी के लिए सारा बखेड़ा है। तो हम कहते हैं वर्ग 3-4 की नौकरी के लिए कौन लालाई थे, मगर जो यहाँ 100 साल 150 साल रह गया है वह तो कहेगा कि भाई हम भी यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के नहीं हैं तो हम कहाँ के हैं, ज़रा बता दीजिए साहब। शिकायत रहती है कि लोग इस राज्य की भी नागरिकता ले लेते हैं और जिस राज्य से बहुत पहले आए वहाँ के भी ले लेते हैं, दोनों जगह का फ़ायदा लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब तो हर चीज़ जब डॉक्यूमेंटेड हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है, तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। अब तो आधार भी वोटर, इसलिए जो यहाँ रह रहा है निश्चिंत होकर उसको रहना चाहिए। स्थानीयता का मतलब ये नहीं कि कोई रहने से, व्यापार करने से, रोजगार करने से उसको मना कर देगा या उसको हटा देगा। ये तो उसका मौलिक अधिकार है संविधान के हिसाब से। सवाल 3 और 4 क्लास की नौकरी की है। 4 क्लास की नौकरियां तो वैसे भी अब आउटसोर्सिंग पर जा रही हैं। सरकार ही कितनी बहालियां कर रही हैं। जिस सरकार के द्वारा बखेड़ा हो रहा है वह कहाँ कोई बहाली कर रही है, वह तो आउटसोर्सिंग से सारा काम कर रही है। तो इसीलिए जो यहाँ हैं उनको चिंतित होने का बहुत कारण नहीं है। मैं तो उनके लिए बोलता हूँ, मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। बीजेपी तो नहीं बोल रही सबसे। अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बोले ना बोले मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर, लास्ट अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो बाहरी भीतरी स्थानीय नीति, इसका समाधान का क्या होगा, ताकि मुद्दा तो हमेशा रहेंगे। इसलिए कि एक तरफ लोग मानते हैं कि मैं स्थानीय हूँ, झारखंडी, उसकी पहचान हमारी खतियान से होनी चाहिए, दूसरी तरफ है तो ये रास्ता क्या निकलेगा? क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडा तक ही रहेगा, भावनात्मक मुद्दे ही रहेंगे, या कोई समाधान निकलेगा? देखिए, भावनात्मक मुद्दे हर राज्य में हैं। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ था तो साल भर वहाँ भी भावनात्मक मुद्दे चले थे। अब किसी भी राज्य में चले जाइए, वहाँ की आबादी की कोई विशेषता है तो भावनात्मक मुद्दे उनके लिए रहते हैं। मगर जहाँ तक किसी के रहने का है, बसने का है, काम करने का है, व्यवसाय करने का है, पूरे देश में वो कहीं भी जा सकता है। अब बस हम भूल जाते हैं कि झारखंड संविधान की 5वीं सूची से शासित होने वाला राज्य है, 6वीं सूची से नहीं शासित होने वाला राज्य है। 6वीं सूची में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, ये सब राज्य आते हैं, तो उनकी बात अलग है। मगर वहाँ भी कोई जाएगा तो 6वीं अनुसूची का मामला वहाँ भी सीमित क्षेत्र में है, पूरे राज्य में नहीं है। जो भ्रमण करेगा वहाँ तो पता चलेगा। तो ये तो 6वीं अनुसूची में है भी नहीं। कल जाकर लोग मांग कर सकते हैं कि हमको 6वीं अनुसूची में शामिल कर दें। इसलिए जो बातें उठ रही हैं खतियान के माध्यम से स्थानीयता तय करने की, ये जब तक झारखंड भारत देश का एक राज्य है तब तक तो ये संभव नहीं है। अलग देश बन जाए तो ठीक है, अपना देश अपना कर सकता है। और जो 6वीं सूची के राज्य हैं, उन राज्यों में जिस तरह से शासन चल रहा है उसको भी देख लीजिए। ये मांग कर सकते हैं कि हमको 5वीं से 6वीं अनुसूची में आप रख दीजिए साहब। इसलिए हम चाहते हैं कि सबको शांतिपूर्वक रहना चाहिए, किसी को प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। सरकार बहुमत में है, उसको कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। अब वह कानून संविधान की कसौटी पर न्यायिक समीक्षा में खरा उतरेगा कि नहीं, ये अलग बात है। और यही एक सहारा है ऐसे लोगों का जिनके मन में भय आशंका रहती है। इसलिए चुपचाप देखना चाहिए, संविधान पर भरोसा करना चाहिए। संविधान के खिलाफ कोई भी कानून बनेगा वो टिकेगा नहीं। धन्यवाद। तो वही
कानून जो भी बने, लेकिन जो संविधान और न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरेगी, और हमें न्याय और संविधान पर भरोसा करना चाहिए। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़। धन्यवाद।